आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा एनजीटी के संदर्भ में। आप लोगों ने मुझसे कुछ सवाल किए थे कि अगर कोई फॉरेस्ट की ज़मीन है तो उसको एनजीटी में उसकी शिकायत किस प्रकार से कर सकते हैं, हमें कैसे पता करना होगा कि किसी भी ज़मीन को किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है तो हमें कैसे पता करें कि हाँ उसके पास परमिशन है या नहीं है, कौन कौन सी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई फॉरेस्ट की लैंड को अगर कोई यूज़ करता है तो साथियों इस संदर्भ में आज मैं चर्चा करूंगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन को जो लेकर के जो एक्ट है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है। और साथियों इसका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 ये कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। तो इस प्रकार से इसका जो मतलब है साथियों कि ये जो सेक्शन 2 है ये एक प्रकार से रोकता है किसी भी जंगल की जमीन को उसको किसी आवासीय या फिर व्यावसायिक पर्पज के उद्देश्य के लिए उसको यूज करने से। अब साथियों अगर किसी भी व्यक्ति को फॉरेस्ट की लैंड पर अगर कोई भी बिजनेस करना है या फिर उसको वहाँ पे घर बनाना है तो सबसे पहले उसको जैसा कि बताया गया कि सबसे पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी साथियों इसका मतलब होता है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज यहाँ से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। और वहाँ से परमिशन लेने के बाद ही कोई व्यक्ति फॉरेस्ट की लैंड का उपयोग कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर फॉरेस्ट की लैंड का इंक्रोचमेंट किया है तो आप आरटीआई की मदद से जानकारी निकाल सकते हैं कि क्या इसने एमओईएफ से परमिशन लिया है इसको यूज करने के लिए। अगर नहीं लिया है तो वो इंक्रोचमेंट माना जाएगा। और इसके अलावा आपको पता होगा जैसे कि हमने और वीडियो में बताया है कि अगर कोई वहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है तो उस कंडीशन में अगर वो स्टेट पॉल्यूशन के क्राइटेरिया में आता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो नोटिफिकेशन जारी करता है तो हो सकता है कि उसको कंसेंट टू ऑपरेट, कंसेंट टू स्टैब्लिश ये भी लाइसेंस लेना पड़ता है उसको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी फॉरेस्ट की लैंड का उपयोग इतनी आसानी से नहीं कर सकता है जब तक कि उसने डी रिजर्वेशन नहीं करा लिया है। और साथियों दूसरा मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट की लैंड का डी रिजर्वेशन करना भी इतना आसान काम नहीं है, वो इतनी आसानी से नहीं होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि फॉरेस्ट की लैंड को आसानी से कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो सबसे पहले आप उसकी शिकायत करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उससे मिला हुआ है, वो उस पर एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद आप एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। अब साथियों इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि जैसे कोई ये जो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है या फिर वहाँ पे जैसे एलिफेंट का मूवमेंट होता है, टाइगर का मूवमेंट होता है, तो उस कंडीशन में क्या आसपास वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी या फिर कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटी की जा सकती है। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की का अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे या तो टाइगर है या फिर एलिफेंट है या फिर और भी कोई स्पेसीज है जो कि गवर्नमेंट ने जिसको नोटिफाई किया है, जिसके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है, तो उस कंडीशन के लिए साथियों हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, तो इसके अंतर्गत भी इतनी आसानी से कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे, इसके अंदर अभी रिस्ट्रिक्शन बताया गया है कि कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से वहाँ पे बिना परमिशन के वहाँ पे कोई रेसिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई प्रकार का जोन है जो रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति आकर के या फिर कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई फैक्ट्री है जो वहाँ पे रन करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो पहले उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना होगा। और इन्वायरमेंट क्लियरेंस उसको मिनिस्ट्री से मिलने के बाद ही वो व्यक्ति वहाँ पर उस तरह की एक्टिविटी कर सकता है। दूसरा है कि जैसे आप लोगों ने कुछ मुझसे सवाल किए थे, जैसे फॉरेस्ट की ज़मीन पे किसी ने कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, किसी ने कोई अपना स्ट्रक्चर बना लिया, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं हम सिविल कोर्ट में जाएं, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिविल कोर्ट इतना जल्दी जजमेंट नहीं देता है। तो जहाँ कहीं भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू है और जो आपका जो केस है वो एनवायरनमेंट को लेकर के है, वहाँ पे आप एनजीटी में बेहतर हो कि आप वहाँ पे अप्रोच करें। और एनजीटी के जो जजमेंट होते हैं वो अमूमन उसके लिए 6 मंथ का टाइमलाइन डिसाइड किया गया है कि उस दौरान जजमेंट करने होते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में नहीं हो पाते हैं जहाँ की टाइम लगता है।
तो लेकिन उसके बावजूद भी ये जो एनजीटी के जो मैटर होते हैं बहुत कम समय में कोर्ट द्वारा डिसाइड कर दिए जाते हैं। हाँ, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सबसे पहले तो इससे संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी अगर आप एनजीटी में केस फाइल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर लें कि आप जिसके खिलाफ भी शिकायत करना चाहते हैं, चाहे वो कोई स्टोन क्रशर है या फिर कोई फॉरेस्ट लैंड में कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है या फिर कोई टाइगर रिजर्व जोन है या फिर कहीं पे एलिफेंट का पासिंग होता है। तो इस प्रकार से अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कहीं इन्वायरमेंट का वायलेशन हो रहा है तो सबसे पहले आप आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी इकट्ठा करें कि आखिर इसके पास कौन कौन सी परमिशन है, जो भी व्यक्ति उसका वायलेशन कर रहा है। अगर उसके पास परमिशन है तो परमिशन में भी साथियों, जैसे कि जब किसी व्यक्ति को कोई परमिशन दी जाती है, चाहे वो मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाए, चाहे वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दी जाए, उसमें हमेशा शर्तों का उल्लेख किया जाता है कि कौन कौन सी शर्तों का पालन करना पड़ेगा। और उसमें यह भी स्पष्ट लिखा होता है कि अगर उन शर्तों का पालन उस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फैक्ट्री के द्वारा नहीं किया जाता है तो उसको जो भी परमिशन दी गई है, चाहे वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस हो, चाहे वो कंसेंट टू ऑपरेट हो, कंसेंट टू एस्टैब्लिश हो, जो एयर एक्ट और वाटर एक्ट के अंतर्गत दी जाती है, तो उसको निरस्त किया जा सकता है। और अगर उसको निरस्त कर दिया गया है तो उस कंडीशन के बाद कोई भी व्यक्ति वहाँ पे, कोई फैक्ट्री, कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे रन नहीं कर पाएगा अगर उसके परमिशन की जरूरत है तो। साथियों, अगर मान लीजिए किसी ने स्ट्रक्चर बना लिया है वहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो उस कंडीशन में अगर आप एनजीटी में अप्रोच करते हैं और अगर एनजीटी ये पाता है कि एनजीटी अमूमन क्या करता है कि इस तरह के जितने भी मैटर होते हैं जहाँ आप बताते हैं कि यहाँ पे एनवायरनमेंट का वायलेशन हो रहा है और अगर वहाँ पे फॉरेस्ट इन्वॉल्व है, तो हमने देखा है कि अक्सर मैटर में एनजीटी क्या करता है कि एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एक फॉरेस्ट की टीम से किसी भी एक व्यक्ति को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक ज्वाइंट कमेटी बना देता है कि उसकी फैक्चुअल फाइंडिंग करने के लिए कि वास्तव में ये जो व्यक्ति जो शिकायत कर रहा है इसके बारे में, इसके फैक्ट क्या है, क्या ये वास्तव में जो शिकायत कर रहा है वो सही है या गलत है। और एक बार रिपोर्ट आ जाने के बाद, अगर रिपोर्ट हुआ, आपने जो वहाँ पे जो एप्लीकेशन फाइल किया, एनजीटी में जो केस फाइल किया, अगर वो मैच करता है तो एनजीटी वहाँ पे एक्शन लेता है। और हमने काफ़ी सारे मामले इस प्रकार के देखे हैं कि जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड में अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है तो एनजीटी ने उसको डिमोलिश करने का आदेश दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि उसको तत्काल इमीडिएटली उसको वहाँ से ढा दिया जाए और इन्वायरमेंट को रिस्टोर किया जाए, जैसा कि पहले की अवस्था में था उसको फिर से उस तरह से किया जाए। साथ में हैवी पेनल्टी भी इम्पोज की जाती है इस तरह के मामले में। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट को लेकर के आपके जो सवाल थे, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आप लोग जो मुझसे सवाल करते हैं कि अगर कोई रिवर बेड के किनारे का कोई माइनिंग कर रहा है, सैंड माइनिंग कर रहा है, तो उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। और अगर आपके कुछ एनजीटी से जुड़े अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं प्रयास करूँगा कि उससे संबंधित जो भी जानकारी है आपसे शेयर किया जाए। धन्यवाद साथियों।